अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूँ इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इंतहा पसंद मोदी के जंगी जुनून और अमन के ख्वाहिशमंद पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखे। सिंध तास मुआहिदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। भारत ने दरिया चनाब पर बने बगलियार डैम के बाद सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। भारत ने दरिया चनाब में 2 दिन में मजमूई तौर पर 35,600 क्यूसेक पानी का बहाव कम किया, जिसके बाद पानी की आमद सिर्फ 5,300 क्यूसेक रह गई थी। अब भारत पाकिस्तान को इतला दिए बगैर मकबूजा कश्मीर में 2 पन बिजली मंसूबों पर पानी जखीरा करने की गुंजाइश को बढ़ा रहा है। सिंध तास मुआहिदा भारत को पाबंद करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाए गए काउंसिल के बंद कमरा इजलास में पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए हैं। इन कैमरा इजलास में 5 मुस्तकिल अरकान समेत सलामती काउंसिल के 15 अरकान ने शिरकत की। पाकिस्तान ने भारत के इश्तियालंगेज़ बयानात, अमन को खतरे में डालने वाले इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान ने काउंसिल अरकान को भारत के यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के फैसले पर भी ब्रीफिंग दी है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं। Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. Our skies are guarded, our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber, from Lahore to Larkana. If India wishes to walk the path of peace, let us sit as neighbors and speak the truth. The people of Pakistan are not made to kneel. तो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा आपने सुना, और कौमी असम्बली के इजलास में अता तारिक ने भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी। भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें बाहर बैन अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अरबी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अहमद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, आपसे ये आगाज़ कर लेते हैं। इतने दिन हो गए हैं, जंग के ख़तरात मौजूद हैं और जंग का ख़तरा अभी भी कम नहीं हुआ। आपको लगता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा बड़ा वाक़या रूनुमा हो सकता है जिससे इस पूरे खित्ते की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ सकती है? जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, स्ट्रेटेजिकली अगर आप मेरे से बात करें, अगर आप साइंस देखें इस वक्त इंडिया के, अगर आप सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व करें जो पिछले 10-12 दिनों से हो रहा है, और सिर्फ पिछले 10-12 दिनों से नहीं, इसके साथ अगर आप कपल अप करें जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, जो इनका नज़रिया है, जो आइडियोलॉजी है, जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, और वो स्ट्रेटेजिक नफरत जो इन्होंने अपने थिंकिंग प्रोसेस की मशीन के अंदर इंजेक्ट की है, चाहे इनकी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इनकी एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे इनका मीडिया हो, वो मुसलमानों से नफरत, पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ जंग और जहर जो इन्होंने इनों के दिल में डाला है। हम पिछले 3 साल से स्पेशली हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो जंगी जुनून इंडिया के ऊपर सवार है, जिस तरीके से इन्होंने $100 बिलियन प्लस का कन्वेंशनल असला लिया है पिछले 3 साल में, सिर्फ इंडिया क्या प्लान है पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिसएडवेंचर और मिसचीफ करने का। और अभी भी आप इनका वॉर हिस्टीरिया देख सकते हैं, जिस तरीके से ये अपने मुल्क के अंदर इस वक्त ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज और जो इन्होंने मोबिलाइजेशन की है और ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, क्लियरली नजर आ रहा है कि इनका प्लान या इनकी ख्वाहिश तो है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। और वो इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी में हमेशा एक बात पढ़ाई जाती है दैट नोबडी रिग्रेट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान इसी वजह से हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए तैयार है, लेकिन आप इस वक्त इंडियंस बैकफुट पे हैं, ये भी एक फैक्ट है। इनकी फौज के अंदर इंतशार है, ये भी एक फैक्ट है। इस्तीफे आ रहे हैं आपके सामने, दुनिया से छुपे हुए नहीं है। गोरखाज और सिख्स इनको छोड़ना चाह रहे हैं, वो भी सबको मालूम है। नॉर्दर्न कमांड के इन्होंने जनरल को निकाल दिया, कमांडर को, वो भी आपके सामने है। अपनी इंटेलिजेंस के लोगों को ये सैक कर रहे हैं, वो भी सबके सामने है। एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स को ये लोग निकाल रहे हैं। फौज इनकी जंग लड़ना नहीं चाहती, वो डरी हुई है, खौफजदा है, बैटल हार्डन नहीं है। इंडियन आर्मी का इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एतमाद नहीं है। खुल के वो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जिसमें ये सारी बातें आई हैं। एक ये फैक्टर है, इस वक्त इंडिया की सफ़ों के अंदर खौफ और हिरास है। लेकिन दूसरी तरफ इनका नजरिया भी है। आप देखें, ये वो मुल्क है जहां पे इनकी
राना अयूब एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं इंडिया की, बड़ी लर्नेड औरत है, उसने एक आर्टिकल लिखा था जनवरी में लास्ट ईयर न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो उसने कहा था कि द इंडिया ऑफ गांधी इज डेड, और जो अब इंडिया है वो नथू राम गॉडसे का है, द गाय हु मर्डर्ड गांधी। सो वो नथू राम गॉडसे की अस्थियां इन्होंने अभी भी रखी हुई हैं अपने पास, कि वो हमने सिंध रिवर में जाके बहानी है। इनके जो सरकारी मजहबी पंडित हैं वो ये बात करते हैं कि हमारा जो अखंड भारत है वो खुदा न खासा अफगानिस्तान पे खत्म नहीं होगा। हम तो क्लेम करते हैं कि तौबा नौज़ुबिल्लाह खाना काबा के ऊपर भी। और ये रैबाइड माइंडसेट है, ये एक जिसको आप कहते हैं कि फैशिज्म इनकी जड़ों में, नसों में, डीएनए में कूट कूट कर भर दिया गया है। और ये पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं कर सकते। अभी बहुत ज्यादा है मिस एडवेंचर का, लेकिन अगर ये भी मिस एडवेंचर नहीं भी करते तो तब भी पाकिस्तान के वजूद को ये तस्लीम नहीं करेंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। वजूद को और ये तस्लीम जो नहीं पिछले करेंगे, और 8 थ्रेट बार मौजूद है किसी भी मिस एडवेंचर का। अहमद साथ ही मौजूद रहेगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि अहमद साहब ने भी कहा कि थ्रेट का जो है एडवेंचर का थ्रेट इस वक्त मौजूद है, और भारत जो है वो जंगी तैयारियां भी कर रहा है, और सिविल डिफेंस मशकें जो हैं उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं भारत की जानिब से। आपको लगता है हर तरह की नाकामी का सामना हुआ भारत को, हर सतह पर सुबकी का सामना हुआ, पानी भारत रोक रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत कर रहा है, उसके बावजूद भी जंग की तैयारी की जा रही है, तो आलमी ताकतें जो कशीदगी कम करवाने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो कम करवा पाएंगी? और आपको क्या लगता है कि भारत का ये जो झूठा बयानिया है, अब कुछ बचा है भारत के पास मजीद सुबकी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है भारत का, कि वो जंगी मशकें जो है जो उसको करनी चाहिए, वो जंगी मशकें करनी चाहिए। क्या वो जंगी मशकें कर रहा है? क्या वो अपनी असेंबली को इकट्ठा करके जो है वो कॉन्फिडेंस में ले रहा है? उसके बरक्स जो है वो आरएसएस के गुंडों के साथ नरेंद्र मोदी बैठ के काम कर रहा है। तो क्या पैगाम क्या देना चाह रहा है? पहले तो ये है, देखिए ना, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अंदर है। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो, उसको करना क्या चाहिए? उसको बुनियादी तौर पे जो काम करने वाला है वो कर नहीं रहा। और वो है सबसे बड़ा कि वो पहले पहलगाम के वाक़े की तहकीकात लोगों के सामने तश्तज़बाम करे, दुनिया को जो है, जो इंटरनेशनल दुनिया पिट मरी है कि हमें जो है वो कम से कम सबूत दिखा दो। जो 100 डिप्लोमेट्स उसके पास गए थे, उसने उनको रवायती तौर पे अपनी बनी हुई चाय तो पिला दी, लेकिन उसने जो सबूत थे वो नहीं दिखाए। दूसरी जानिब जो है, जो बतौर एक चीफ एग्जीक्यूटिव के उसकी जिम्मेदारी है कि वो फैसला करे कि हमने लड़ाई करनी है या नहीं करनी। उसने ये बात जो है ये फौज के पे जो है वो ज़ुमरे में डाल दी है, फौज को जो है वो इनिशिएटिव दे दिया। यानी कि नरेंद्र मोदी को ये एहसास हो गया कि ये जंग तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी फौज ने पहले ही बता दिया। देखिए ना, जहां आर्मी और एयरफोर्स की बात हुई है अभी अहमद साहब ने की, तो ये जो तीसरी डेवलपमेंट हुई है वो नेवी की हुई है। आईएनएस विक्रांत जो है, जो कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक सबसे बड़ा जो उनकी फ्लीट में जहाज जो है, उसके कमांडर हैं बीरेंद्र सिंह, और उसके कैप्टन थे। उनको बीरेंद्र सिंह को वापस बुलवाया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडियन नेवी की जो बैकबोन है आईएनएस विक्रांत, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके जो कैप्टन है उसको आपने हिरासत में ले लिया। तो फिर बात तो वही है कि जिस तरह से पुन्नू सिंह ने कहा कि जी आप जो है वो सिख जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, और अभी आप देख लें उसका अमली सबूत आप देख रही हैं। दूसरी जानिब जो है वो, अब ये जब फौज उसका साथ नहीं दे रही, एयरफोर्स साथ नहीं दे रही, नेवी साथ नहीं दे रही, इंटेलिजेंस के लोग जो है, जनरल डीएस राणा खुद जो है वो चीजें लीक कर रहे हैं, जिसके ऊपर उनको काला पानी जो है वो भेज दिया जाता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ तो करना है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं आनिया जानिया। तो लुक बिजी एंड डू नथिंग की पॉलिसी है। अभी वो सिविल डिफेंस मशकें करा रहा है। चलें इस बात पे बात कर लेते हैं। इस टाइम पे पीएसएल चल रहा है, खरबों लोगों के लगे में हैं। तो क्या आपका क्या ख्याल है, वो कॉरपोरेट इंडिया जिसने नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन में पैसा दिया था, जिसके बुनियाद के ऊपर नरेंद्र मोदी का ये पागल मीडिया जो है वो चल रहा है, जो 98% जो है मीडिया वो खरीद चुके हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी,
तो फिर आप मुझे ये बताइए कि वो जंग करवाएंगे ताकि उनका कारोबार जो है वो खत्म हो जाए। इस लेकिन टाइम पे अब्दुल्ला मीरपुर साहब, जैसे कि 13%। आपने खुद भी कहा कि कुछ ना कुछ तो मोदी ने करना है, लेकिन अहमद साहब, अगर उसने कुछ ना कुछ करना है तो वो कुछ क्या हो सकता है? किस हद तक हम एक्सपेक्ट करें उनसे? देखें, मैं सिंपल बात आपसे कह रहा हूं। मैंने जैसे आपसे पहले बात कही, मेरा जो माइंडसेट है वो यही है दैट नोबडी रिग्रेट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। अभी हम लोगों के अंदर ये भी एक माइंडसेट मौजूद था कि जिस नहज पे इस वक्त आप 3-4 दिन पहले देखें तो एक न्यूक्लियर वॉर की बातें हो रही थी। अभी से 3-4 दिन पहले आप देखें तो वो रात के वक्त 2 बजे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जो हंगामी वो वीडियो थी, उसमें यही था कि किसी भी टाइम इंडिया कहीं से भी हमला कर सकता है। सो ये तो एक रियलिटी है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक तसादुम होना ही होना है। अभी आप अगर बात कर रहे हैं सारी कि इंडिया का यस मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, यस आईपीएल जो इनके मुल्क में हो रही है वो एक फैक्टर है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बात पे बगावत हो चुकी है कि वो पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहा। सुब्रमण्यम स्वामी जो आइडियोलॉग हैं आरएसएस के, उसने क्लियरली ये कहा है कि मोदी को इस्तीफा देके छोड़ देना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। हमारा जो प्लान था, जो कस्में वादे मोदी ने किए थे कि पाकिस्तान को तोड़ेगा, उसमें मोदी नाकाम रहा है। मोहन भगवत इस वक्त योगी आदित्यनाथ के बिहाफ के ऊपर लॉबिंग कर रहा है कि उसको लेके आया जाए। तो जहां पे इंडिया की सफों के अंदर इंतशार है, जब वो खौफजदा हैं, वो पाकिस्तान पे हमला करने की जुर्रत नहीं कर रहे, अगर इतने दिन गुजर गए हैं, मुल्क के अंदर मोदी को गालियां दी जा रही हैं, जो इसकी आरएसएस का जो अपना क्राउड, जो कल्ट इसने भक्त और संगीत जिसको कहते हैं, जो वो तैयार किया हुआ था, वो मोदी को गालियां दे रहा है। तो एक फैशिस्ट, एक जहनी तौर पे जो है वो मुतशद्दिद आदमी, जिसने गुजरात का कत्लेआम किया, बुचर ऑफ गुजरात जिसको कहा जाता है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी, किसी भी तरह का मिस एडवेंचर कर सकता है। इट्स ऑन द कार्ड्स। हो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ना करे, लेकिन अगर 1 या 2% प्रोबेबिलिटी भी है कि वो ये करेगा, तो उसके लिए वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। और पाकिस्तानी उसी के लिए तैयार हैं। हम जो कहते हैं कि जो ये एक स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, ड्रामा करेगा, ये एक बंदे को मारेगा तो हम इनके 100 को मारेंगे, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं। सो अभी भी खतरा टला नहीं है, भारत की तरफ से खतरा है। किसी भी सूरत हाल के लिए, सूरत हाल से निपटने के लिए हमें तैयारी करनी है और हम तैयार भी हैं। अब्दुल्ला साहब, हमारी तैयारी की ही बात कर लेते हैं। फतह मिसाइल है जिसका जी कामयाब तजर्बा भी किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का भी दौरा हुआ है और वहाँ ब्रीफिंग भी दी गई है सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। कितना अहम समझते हैं हमारी तैयारी को, हमारी दिफाई सिस्टम को, कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? अमूमन तौर पे जो समझा जाता है वो हम ये समझते हैं कि बर्री, बहरी और फ़ज़ाई जो क़ुव्वत होती है वही किसी मुल्क के लिए होती है। लेकिन मैं इसमें 2 चीज़ें आपके लिए ऐड करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने जो है एक चौथी डिफेंस क़ुव्वत भी जो है वो बना रखी है, जिसको हम अपना मिसाइल सिस्टम कहते हैं, जहाँ हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल सिस्टम मौजूद है। खास तौर पे ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाले, फ़ज़ा से ज़मीन पे मार करने वाले, फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले, और एंटी नेवल शिप जो है वो मिसाइल। लेकिन इन सब के अलावा एक और मिसाइल सिस्टम है जिसका कल वगैरह हुआ। और ये जो था, ये देखिए अब्दाली जो था ना, ये एक बड़ा खतरनाक मिसाइल है। और इसी तरीके से जिसका कल हमने देखा मुजाहरा, ये वो सिस्टम्स हैं जो जाके दुश्मन के जो मिसाइल उड़ जाते हैं, यानी कि वो फजा में उड़ जाते हैं, ये उनको निशाना बनाता है। ये दुश्मन के लिए एक बिल्कुल नई बात थी, जिसको हम माजी में हतफ 2 का नाम भी देते रहे हैं। देखिए, ये जो सिस्टम्स हमारे पास हैं, एक तो ये चौथी कुव्वत आ गई। चाइना में इसको सेकंड आर्टिलरी भी कहा जाता है। ये एक बाकायदा दुनिया में चौथी कुव्वत के तौर पर जो है पहचाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसको बाकायदा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के नाम से जाना जाता है, जिसके कमांडर जो हैं वो कोर कमांडर जो है वो कहलाते हैं। ये एक बहुत अहम बात है। दूसरी बात, इसके अंदर एक और कुव्वत है और वो है आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज। दुनिया की मायानार्स और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, जो अपने कम रिसोर्सेज के बावजूद इंतहाई मौसर है, और उसका नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये एक इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर जो है वो दुनिया को अभी तक समझ नहीं आ सकी कि पाकिस्तान की ISI आखिर किरदार क्या अदा करती है। और जब राजीव गांधी पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आए 1980 की दहाई में,
तो उन्होंने ये बाकायदा उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर साहिबा से रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो, मुझे जर्नैलों ने मेरे कहा है कि हमें भी एक आईएसआई चाहिए, हमें बताएं कि ये आईएसआई का कैसे मैकेनिज्म है। तो इसके ऊपर जो उस वक्त मेरे वालिद जनरल हमीद गुल थे, आईएसआई के सरबराह, उन्होंने कहा कि इट कंज्यूम्स ए होल अफगानिस्तान टू मेक एन आईएसआई, देयर विल नेवर बी अनदर अफगानिस्तान, देयर विल नेवर बी अनदर आईएसआई। देखें, ये जो बातें हैं ना, ये दुश्मन के लिए एक बहुत अहमियत का हामिल हैं। तो इस टाइम पे वजीर आजम और आर्मी चीफ का दौरा करना, एक अपने जो हमारे आईज एंड ईयर्स हैं, हमारी आंखें और कान हैं, उनके हेडक्वार्टर पे जाना, और फिर खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जबकि हमारे DGISI जो है उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी लगा दिया गया हो, ताकि दुनिया के साथ जब बात करनी हो तो बहुत बहैसियत एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो ज्यादा आसानी से गुफ्तगू कर सकते हैं, उसमें ज्यादा डिप्लोमेटिक कवरेज आपको मिल सकती है। तो इस टाइम पे दिफाई तैयारियां हमारी, तो मेरे ख्याल में भारत का कहीं करीब ज्वार में भी हमारा कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। अभी गधे और घोड़े का हम क्या कंपैरिजन करें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। लेकिन जैसे गुजारिश है, हाँ, हमें 1% भी जो है वो अगर यकीन हो कि भारत हमला करेगा, दुश्मन से चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन जो पानी चढ़ा हुआ है इस टाइम पे बॉर्डर क्रॉस नहीं हो सकता। इस टाइम पे कॉरपोरेट इंडिया के अंदर लोग ये कह रहे हैं, 13% लोग जो हैं इंडिया के इन्वेस्टर, उन्होंने कहा है जंग की सूरत में हम बाहर चले जाएंगे। और सिलिकॉन वैली के अंदर जो है लोगों को जो है मातम पड़ा हुआ है कि $450 बिलियन की इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के एक बम की जो है, एक मिसाइल की मार है। और ये तो होना है, अगर पाकिस्तान के अहदाफ तो मल्टीपल हैं, और जाहिर है ये भारत को मालूम है। और बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। वैसे अब्दुल्ला साहब, ये आपकी बात ठीक है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी है, और जैसे ही कोई हालात ख़राब होते हैं सारी इन्वेस्टमेंट उस मुल्क से बाहर चले जाएगी और इकोनॉमी जो है उनकी वो क्रैश कर जाएगी। लेकिन अहमद हसन साहब, आपसे ये सवाल है कि बहुत से मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत से राब्ते भी हुए हैं दोनों जानिब, और वो ख़ुद भी ऑफ़र कर रहे हैं हम सालिसी का रोल प्ले कर सकते हैं। और दूसरी जो पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी कि गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए, एंटोनी गुतेरेस ने भी कह दिया मैं भी इसमें रोल प्ले कर सकता हूँ। तो जंग से पहले की कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि इसकी प्रॉपर तहकीकात हो जाएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? देखें, टेक्निकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि इंडिया अग्री करेगा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, क्योंकि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर हुई तो सबसे पहले तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित कुमार डोवल के ऑफिस से शुरू होगी, और जो सबूत हैं इसके वो वहीं से मिलेंगे, क्योंकि जिन्होंने, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसी का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो पहलगाम का हुआ। वो रॉ की जो रिपोर्ट, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं वो आपके सामने, उसमें सारा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ था कि किस तरीके से उन्होंने पहलगाम करना है और किस तरीके से उन्होंने एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट अकॉर्डिंग उनके जो पार्टनर कंट्रीज हैं उसके अंदर है उसको, उस वेव को राइड करना है, किस तरीके से उन्होंने इसको इस्लामिक टेररिज्म का वो कपड़े पहना के दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है, और कितनी देर उन्होंने वेट करना है और उसके बाद रिपोर्ट करना है, और मीडिया में कब पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना है। तो वो तो वाजे हो जाता है कि वो तो पूरी दुनिया के सामने है ना। इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को, ये तो नहीं इंडिया ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है, उन्होंने रिजेक्ट तो नहीं किया उसको, फेक डॉक्यूमेंट तो अभी तक नहीं कहा। सो लिहाजा इंडिया जो ये सारे जो स्टेटमेंट आपको यूएन की सेक्रेटरी जनरल की नजर आ रही है, बाकी ममालिक की नजर आ रही है, वो बेसिकली पाकिस्तान के स्टैंस को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जंग चाहता है, पाकिस्तान वांट्स टू अवॉइड वॉर, सिंपल सी बात है। दुनिया का जो मुल्क ये बात कर रहे हैं, जो इदारा नियो लिबरल इंस्टीट्यूट ये बात कर रहा है कि जी इन्वेस्टिगेशन कराएं और आप जो है इसको हमें सबूत दें इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के, वो एक्चुअली सारे पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के स्टैंस को सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के स्टैंस को फ्रैंकली वो इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रांग रिजॉल्व शो किया है। हमने क्लियरली ये कहा कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डिग्निटी, ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जब दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर ये बात करती है कि मैं हर हद तक जाऊंगा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर आप दुनिया के पास कोई और ऑप्शन छोड़ते नहीं है। आप दुनिया the world is supposed to take you seriously and this is the reason why the world is taking you seriously. So basically जो इन्वेस्टिगेशन की बात है वो पाकिस्तान के स्टैंस को सपोर्ट करने का एक डिप्लोमेटिक नैरेटिव है। ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अगर देखा जाए तो भारत को तो कहते हैं ना कि गंदी आदतें पड़ी हुई थी कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता था, उसको सेल करता था और उसके बाद अपने सियासी मकासद जो हैं वो मोदी हासिल कर लेता था। लेकिन इस दफ़ा आपको लगता है कि मोदी ज़रा गलत खेल गए हैं और उनके पास ऑप्शन कोई नहीं बची?
मेरे ख्याल में मोदी जो है वो मिस कैलकुलेट कर गया है। दो बातें, पहली बात ये है कि वो ये नहीं सोच रहा था कि ये तमाम इल्ज़ाम जो है उसकी फ़ौज की इनकेपेबिलिटी के ऊपर जो है लग जाएगी, कि फ़ौज जो है वो इस अहल नहीं है, वो इस काबिल नहीं है, और इसी वजह से फ़ौज में जो बगावत है वो सामने देखने में आ रही है। दूसरी बात जो है वो फ़ौज ये कहती है कि तुम अपनी गंदी सियासत के लिए हमारी फ़ौज को दरमियान में न घसीटो। ये देखिए ना, अभी ये भी एक बहुत अहम बात है। लेकिन तीसरी जो ज़बरदस्त किस्म की मिसकैलकुलेशन है, वो ये समझ बैठा है कि शायद अमेरिका की एक आँख अगर जो है इसराइल है, तो दूसरी जो है वो भारत है, क्योंकि चीन की मुखाशमत में उनको जो है वो ये साबित तो कर रहे हैं कि जी शायद भारत जो है वो बहुत बड़ा जायंट बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा सदर ज़ेलेंस्की को झंडी कराते हुए वो उन्होंने सदर पुतिन के साथ जो है वो दुकान बढ़ा ली है। तो फिर अब आप देखें कि अगर ये इतना बड़ा एक मेजर पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है, तो फिर भारत के हवाले से, क्योंकि कहीं चाइना की वजह से अमेरिका के अंदर एक ये भी सोच पैदा हो रही है कि हम अब सोल सुपर पावर का स्टेटस नहीं रख सकते। इस वजह से हमें पावर शेयरिंग करनी होगी, और चाइना के साथ कहीं अंदर खाते उनके थिंक टैंक्स ऑलरेडी ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट वगैरह और पीयू कॉरपोरेशन जो है वो इस पे बात कर रहे हैं कि चाइना के साथ मरासिम को आपको ठीक करना चाहिए और पावर बिल्कुल, ये शेयरिंग के ऊपर अमेरिका आप की आ जाएं। पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया जी ये, और हम देख भी रहे हैं कि उस पॉलिसी का असर जो है वो खत्ते पे भी नज़र आ रहा है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने वक्त दिया। अहमद हसन साहब, आपका भी बहुत, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत को पूरी दुनिया में सुबकी का सामना करना पड़ा है। सिफारती सतह पर भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। जो वो चाह रहा है वैसा हो और नहीं पा इमरान, रहा। बारहा हमारे सियासतदानी पाक फौज भी कह चुकी है और हमारी कौम का बच्चा बच्चा जो है वो अमन पसंद मुल्क चाहता है। लेकिन अगर भारत ने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार है। प्रोग्राम में मजीद मौज़ूआत को भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत से कबल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी अपील के स्कोप से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी के स्कोप से मुतालिक फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। और मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नजर भी शामिल हो सकता था। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं और सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। इन ज़ेरे इल्तिवा केसेस में बड़ा हिस्सा नजरसानी दरखास्तों का है। और बिल्कुल इस तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि मन घड़त किस्म की नजरसानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। याद रहे कि गुज़श्ता साल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था, जिस पर ताहाल अमल तो ना हो सका। मगर मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर कानून एडवोकेट राजा खालिद साहब ने। राजा खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राजा साहब, तो आइनी अदालतें होने के बावजूद ये जो फैसला अब सामने आ गया है जस्टिस मंसूर अली शाह का, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी अहमियत कहाँ मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान, असल सूरत हाल ये है कि आपके इल्म में है जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो उसके बाद जितने कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो उनकी समाअत करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है, जिसे हेड कर रहे हैं, जिसके सरबराह हैं इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहिब। अब जहां तक इस फैसले की बात है कि 3 जजेस ने ये फैसला दे दिया कि जी रिव्यू का स्कोप महदूद है, अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिव्यू की जा सकती है, या सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 1980 के उनके तहत आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो रिव्यू का स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। इस हद तक तो इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ये वो फैसला है जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया। आर्टिकल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसकी अगर
जो जैली क्लास है, जो सब आर्टिकल 6 है, उसे देखा जाए तो जो रिजर्व सीट्स हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे एलोकेट की जाती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी रिजर्व सीट्स के जो उसके नुमाइंदे होते हैं, यानी रिजर्व सीट्स पे अपने लोगों को नामजद करेगी, वो लिस्ट प्रोवाइड करेगी इलेक्शन कमीशन को बिफोर द इलेक्शन। जी लेकिन ऐसा चूंकि सुन्नी इताअत कौंसिल जो थी, इसमें जिस पार्टी ने वहां पे इलेक्शन कमीशन से रजू किया था, बाद में पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, वो ऐसा करने में कुल्ली तौर पे नाकाम रही थी। ना तो उसने लिस्ट प्रोवाइड की थी अपने कैंडिडेट्स की कि रिजर्व सीट्स के लिए हमारे ये कैंडिडेट्स होंगे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया कि यू आर नॉट इंटाइटल फॉर द रिजर्व सीट्स। उसे उन्होंने असेल किया था बिफोर द पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी रिट मुस्तरद कर दी और उसके खिलाफ वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एस्टोनिशिंगली, सरप्राइजिंगली ये फैसला दे दिया कि वो जो सुन्नी इताअत कौंसिल थी उनकी अपील तो उन्होंने डिसमिस कर दी, लेकिन पीटीआई जो ना तो इलेक्शन कमीशन के रूबरू पार्टी थी, ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पार्टी थी, तो उनको रिजर्व सीट्स दे दी। और उन्होंने मजीद जो उसमें हैरान कुन ऑब्जर्वेशन दी और डायरेक्शंस दी, वो ये थी कि जो आजाद इलेक्ट हुए हैं लोग, वो 15 दिनों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को, पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल 51 के आखिर में जो प्रोवाइजो है उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा आपने हुआ है आर्टिकल कि 188 को एक्सप्लेन किया है, कहिएगा। जैसे कि 13 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था उस पर भी मिनोअन अमल नहीं हो सका, तो अब क्या लगता है मुमकिनात ये मौजूद हैं कि अगर बेंच फैसले पे पहुंच जाता है किसी, तो उस पर अमल हो सकता है? जी, मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट बिल्कुल रिव्यू होनी चाहिए, इसे रिव्यू किया जाना चाहिए। और चूंकि अदालत का काम नहीं होता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, अदालत का काम हमेशा इंटरप्रिटेशन का है। इन्होंने जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर तरमीम कर दी। 3 दिन का टाइम लिखा हुआ था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें 15 दिन का टाइम दे दिया। फिर आपने ये कर दिया कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट ही फराम नहीं की, उस पार्टी को आप, और जो कहीं भी पार्टी नहीं थी, केस में पार्टी नहीं थी, ये यहाँ पे याद रहे कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने दरखास्त लेके गई थी कि हमें पार्टी इम्प्लीड किया जाए। उन्हें इम्प्लीड किए बगैर उनके हक में फैसला दे दिया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जिसके अंदर जो रिट्स हैं उनका जो मैकेनिज्म है, या रिट को कैसे इंटरटेन करना है, कैसे चलाना है, कैसे प्रोसीड करना है, उसे भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमेंड करके रख दिया। ये लॉ की भी वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हैं, तो कानून ये कहता है कि वो स्टेयर डिसाइजेस की डेफिनेशन में आते हैं, उन फैसलों से आप बाहर नहीं जा सकते। आपने उन माजी के फैसलों की भी नफी करते हुए पीटीआई को ये सीट्स दी। ठीक है, आपके ख्याल में वो फरीक भी नहीं थे, लेकिन उनको इस पे नवाजा गया। बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट राजा खालिद साहब, आपने कानूनी नुक्ता जो है राजा खालिद साहब ने हमारे सामने रख दिया है। अब इस केस में नजरसानी जो केस है उसकी समाअत होगी और आईनी बेंच उसकी समाअत करेगा और उम्मीद है कि इस पर जो फैसला होगा इस दफ़ा उस पर अमल दरामद हो जाए। इस वक्त हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुजरावाला में नशे के आदी शख्स ने पुरानी दुश्मनी पर 5 अफराद को खून में नहला दिया। गुजरावाला के इलाके नौशहरा विरका में नशे के आदी शख्स ने दरीना रंजिश पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल जबकि एक को जख्मी कर दिया। फायरिंग का वाकया थाना ततलियाली की हदूद 48 विरका में पेश आया और इसी हवाले से तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे तासीर मुगल से। तासीर, बताइएगा झगड़ा था किस बात का, पुलिस का इस हवाले से क्या बताना है, क्या आगे कार्रवाई की गई है? जी, पुलिस का ये कहना है कि मुल्ज़म जो है आदि मुल्ज़म था, इसके खिलाफ जो मुख्तलिफ थानों में जो है मुकदमा दर्ज हैं, हवाई फायरिंग के 324 के, हुल्लड़बाजी के। तो इसके अलावा ये जो पुरानी दुश्मनी है, वो पुलिस का कहना है ऐसी कोई बात इनसे जो है
वो सामने नहीं आई। अभी तहकीकात जो है जारी है। आज जो चंद दिन कबल जो है मुलजम जेल से रिहा होकर जो है बाहर आया था, हवाई फायरिंग का पर्चा जो है वो करवाया गया। उससे रंज था कि शायद मेरे रिश्तेदारों ने जो है मुझ पर जब मुकदमा दर्ज करवाया और जमानत भी उन्होंने करवाई। जैसे ही गुज़श्ता रात ये जेल से बाहर आया, उन्होंने जो है इसने जो है अपने भतीजे समेत जो 5 अफराद थे उन पर फायरिंग कर दी, जिन पर 5 के 5 की जो है आज जो मारे गए हैं। इसकी उम्र जो विरक है, इसकी फायरिंग इमरान विरक की फायरिंग से पुलिस ने जब वहां पर पहुंची भारी नफरी के साथ पूरे इलाके की नाकाबंदी की। नाकाबंदी करने के बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो वहां के SHO हैं सफदर अताब भट्टी जो ततले वाली में तैनात है, तो उन्हें पता चला कि एक स्कूल के पास ये खड़ा है, वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा है। तो भारी नफरी के साथ वहां पर पहुंचा और इसको पकड़ने की कोशिश की, तो इसने आगे से SHO पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में SHO जो है टांगों पर फायर लगने से जख्मी हो गए और इसको मुबीना पुलिस मुकाबले में जो है वो मार दिया गया है। SHO और जख्मी को जो है जो डेड बॉडियां हैं इनकी उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। CPO गुजरांवाला का कहना था कि ये आदि मुजज़्ज़ा नशे में धुत होकर इसने जो है फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद को कत्ल किया। ये आप बता रहे हैं कि नशे में धुत होकर इसने फायरिंग की है, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी इन लोगों के साथ इसकी? CPO गुजरांवाला ने यह बताया है जब उनसे बात की गई कि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया कि पुरानी दुश्मनी थी। सिर्फ एक छोटी सी रंजिश ये सामने आई थी कि आए रोज ये जो है मोहल्ले में फायरिंग करता था, लोगों को तंग करता था। इसके जो चचा हैं उन्होंने जो है एक मुकदमा दर्ज करवाया और खुद ही इसकी जमानत भी करवा दी कि ये हो सकता है कि इसके आने के बाद जो ठीक हो जाए। लेकिन इसको उस बात का रंज था कि आते ही इसने जो है अपने भतीजों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए और पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में SHO जख्मी हुआ और मुबीना पुलिस मुकाबले में इसको जो है वो मार दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तासीर मुगल। आपने किया नहायत अफसोसनाक वाक़या, 5 कीमती जानें चली गई। SHO भी इस वाक़े में जख्मी हुआ है, और खुद भी जान से गया। ठीक, और इसके साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।